2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इज आल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देयर सेकंड नेम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर ये जमीन की क्रस्ट से लिए जाते हैं। इसमें ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये तो बेतहाशा अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट इन साल्ट्स और मिनरल्स की शक्ल में, डोलोमाइट की शक्ल में मौजूद है। तो ज्यादातर ये अर्थ क्रस्ट में और रॉक्स में मौजूद है, इसलिए इन मेटल्स को हम अर्थ मेटल्स कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये अल्कलाइन नेचर के हैं। इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। जिस तरह के अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक हैं, पानी में डिजॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, बेसिक नेचर के हैं। इसी तरह से ये भी है अल्कलाइन नेचर के। इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं और अल्कलीज होते हैं। सो अर्थ से मिलते हैं, अल्कलाइन नेचर के हैं, इसलिए इनको हम दूसरा नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 2 में कुल 6 एलिमेंट्स है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम याद करने के लिए निमोनिक, बेचारे मगरमच्छ का सर बाहर रहा, इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, बेचारे मगरमच्छ का सर बाहर रहा, बेचारे बेरिलियम, मगरमच्छ Mg का कैल्शियम, सर स्ट्रॉन्शियम, बाहर बेरियम, रहा रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बेचारे मगरमच्छ का सर बाहर रहा। ठीक है, इस तरह से इन निमोनिक्स के जरिए आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। अब बात आती है ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स भी इस ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के भी ट्रेंड्स उसी तरह से हैं जिस तरह के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ट्रेंड्स थे, एटॉमिक ट्रेंड्स जो है। ठीक है, पहले यहां पर बात हो रही है एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस। फिर बात होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, फिर बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फिर बात होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। फिर बात होती है रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर। अच्छा, तो इसके भी ये एटॉमिक ट्रेंड्स बिल्कुल उन एलिमेंट्स की तरह है जिस तरह के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स ट्रेंड्स शो कर रहे थे, उन एलिमेंट्स की तरह इनके भी ट्रेंड्स है। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स किस तरह के ट्रेंड्स शो कर रहे थे? एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी ग्रुप है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर्फ यही बात हम करेंगे, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, जिस तरह के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती थी। अब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो शिल्स ऐड होते हैं, और जब शिल्स ऐड होते हैं, नीचे आए तो एक शिल ऐड हुआ, और नीचे चले गए तो दूसरा शिल ऐड हुआ, और नीचे चले गए तो तीसरा शिल ऐड हुआ, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। जो पीरियड का नंबर है उतने ही उस पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी शिल्स की तादाद है। ठीक है, तो नीचे जाते ही हमें पता लगता है कि पीरियड का नंबर तब्दील हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। पहले वाला पीरियड, फिर दूसरे वाला पीरियड, फिर तीसरे वाला पीरियड, फिर चौथे वाला पीरियड। सो पहले एक शिल, फिर 2 शिल, फिर 3 शिल, फिर 4 शिल, 5 और 6 और 7, इसी तरह से। तो नीचे जाते चूंकि शिल्स रेगुलरली ऐड होते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और अब हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस, ये मैंने कल भी लिखा था, आज भी लिख रहा हूं, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उतना ही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए, कम एनर्जी,
ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। कम एनर्जी मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो एटॉमिक रेडियस बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। एटॉमिक रेडियस बड़ा, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इतना दूर है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उससे तो और भी दूर हो गया। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। इसमें कोई ऐसा खास रेगुलर ट्रेंड नहीं है जिस तरह के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में था, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता था। इसमें कभी डिक्रीज और कभी इंक्रीज फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी विद वाटर, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, एक्सेप्ट इसकी बात कर रहा हूं, और रिएक्टिविटी विद वाटर एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम रेड हॉट स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ये बेरिलियम बहुत और जगहों पर भी बागी ही रहता है, ये बागी है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स के ग्रुप जिस तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये उस तरह का प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, कोई यूनिक पिक्यूलियर बिहेवियर रखता है, वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो ये बेरिलियम अपने दूसरे दोस्तों की तरह, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरह, वाटर के साथ, रेड हॉट स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। बाकी कर लेते हैं, कोई हाइड्रोक्साइड बना लेता है कभी और कभी ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जिस तरह के मैग्नीशियम है, वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है कूल्ड वाटर के साथ, जबकि रेड हॉट स्टीम के साथ ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और जब हम इसको रेड हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करें तब ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर आपके बुक में ये रिएक्शन मौजूद भी है पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, ये है पेज नंबर 7 पर, देख सकते हो तो वहां पर भी ये मौजूद है। फ्लेम का भी जिक्र है कि वाइट फ्लेम के साथ ये सारा मामला होता है। अच्छा, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, यहां पर 2 और यहां पर एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो मेरा ख्याल से अब ये बैलेंस है। सो इसी तरह से ये और एलिमेंट्स भी करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स भी, ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि रेड हॉट स्टीम या कूल्ड वाटर जो भी हो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये इसकी अपनी मर्जी है। बेरिलियम वही चीखे लगाता फिरता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गलीज नारा है वैसे। अच्छा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इनकी रिएक्शंस का अगर हम जिक्र करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं। नंबर 1 हम एक्सप्लेन कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो पहली बात ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि देयर इज नो ट्रेंड दैट हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी खास ट्रेंड नहीं है जिससे हम ये बता सके कि ये लोग, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। पहले ये सिंपल ऑक्साइड्स की हम बात कर लेते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स भी ये बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम को ले ले, 2 कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सिंपल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। अच्छा,
यहां पर अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो फिर ये कैल्शियम रिएक्शन नहीं कर सकता। कैल्शियम क्या, कैल्शियम को तो छोड़ो, मैग्नीशियम भी नहीं कर सकता, कैल्शियम भी नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्शियम भी नहीं कर सकता। ठीक है, बगैर स्ट्रॉन्शियम कर सकता है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बगैर कोई भी नहीं कर सकता। जब परऑक्साइड की बात आए, स्ट्रॉन्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बना लेता है। बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, बेरियम ऑक्साइड बना लेता है। तो सिंपल ऑक्साइड्स, कुछ इनमें से लोग सिंपल ऑक्साइड बना लेते हैं और कुछ एलिमेंट्स परऑक्साइड बना लेते हैं। बाज परऑक्साइड नहीं बना सकते, बाज सिंपल ऑक्साइड नहीं बना सकते। तो इसमें कोई खास ट्रेंड ऐसा नहीं है जिसे हम पता लगाए कि किस तरह से ये रिएक्शन हो पाएगा, कहां तक सिंपल ऑक्साइड्स बनेंगी, कहां तक सुपर ऑक्साइड्स बनेंगी, कहां तक परऑक्साइड्स बनेंगी। और परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स के साथ साथ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड, वाटर ऑक्सीजन क्या बनेगा, जिस तरह के हमने ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के रिएक्शंस में एक्सप्लेन किया था, उस तरह के ट्रेंड्स यहां पर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, उसके साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब इन तमाम के जितने भी नाइट्राइड्स बनते हैं वो तमाम के तमाम आयनिक होते हैं। लेकिन इस बागी वाले का मैंने पहले भी बता दिया कि हर जगह पर ये अपनी बगावत दिखा देता है। इसका नाइट्राइड हो, सल्फाइड हो, ऑक्साइड हो, जो भी हो, वो तमाम के तमाम कोवेलेंट है। इनके सल्फाइड्स हो, ऑक्साइड हो, नाइट्राइड हो, जो भी हो, वो तमाम के तमाम आयनिक है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बना लेता है Mg3N2। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है और मैग्नीशियम नाइट्राइड वो आयनिक है। और यहां पर अब मैं आपको मिलाता हूं बेरिलियम से। बेरिलियम वो दहशतगर्द है जो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट कर लेता है तो बना लेता है Be3N2। ठीक है, लेकिन ये Be3N2 इस बेरिलियम से कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, तो शेयर कर लेता है उसके साथ और ये कंपाउंड कोवेलेंट बन जाता है। बेरिलियम के बगैर बाकी तमाम के ऑक्साइड, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स तमाम के तमाम आयनिक है, लेकिन बेरिलियम के ये तमाम कंपाउंड वो कोवेलेंट है। अच्छा, अब ये बेरिलियम क्यों इस तरह से अजीब बिहेवियर शो करता है? उसकी वजह यह है कि इन तमाम एलिमेंट्स बेरिलियम का ये पिक्यूलियर बिहेवियर, इन तमाम एलिमेंट्स से जो जुदा बिहेवियर है, उसकी वजह यह है कि इसका साइज स्मॉल है और स्मॉल साइज, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इन कंपैरिजन टू दीज मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन इट्स ग्रुप। उन एलिमेंट्स के मुकाबले में जो एलिमेंट्स इसी के साथ मतलब एक दूसरे से इतना फर्क नहीं दिखाती, जबकि बेरिलियम इन तमाम के मुकाबले में इसका साइज इन तमाम के मुकाबले में ज्यादा छोटा है, स्मॉल साइज वाला है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तमाम के मुकाबले में हाई लेवल की है। सो इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से ये पिक्यूलियर बिहेवियर दिखाता है। देखो ना, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये तो हम इस इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन भी नहीं सकता, मुकम्मल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी खुद की बदमाशी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इससे इलेक्ट्रॉन कोई छीन नहीं सकता। अलबत्ता रजामंदी के साथ शेयर जरूर कर सकता है। सो नाइट्रोजन वही केल इसके साथ केल लेता है। जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है तो कोवेलेंट बनता है, और बाकी जितने भी इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी बदमाशी इतनी नहीं है कि वो नाइट्रोजन के मुकाबले में, सल्फाइड्स के मुकाबले में अपना इलेक्ट्रॉन रोक सके, कंप्लीट ट्रांसफर ना कर सके। वो कंप्लीट ट्रांसफर कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हार मान लेते हैं, सो वो बना लेते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ये पिक्यूलियर बिहेवियर देखने को मिलती है। अच्छा, द ट्रेंड्स इन द सॉल्युबिलिटी,
trends in solubility of hydroxides and sulfates। इस ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और जितने भी सल्फेट है, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स जितने भी है इस ग्रुप के, उनकी सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। नीचे की तरफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मतलब ये इतना सॉल्युबल नहीं होगा जितना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना सॉल्युबल नहीं होगा जितना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। तो नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि सल्फेट्स की केस में ये चीज उल्टा हो जाती है। मतलब सॉल्युबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम उल्टा, मतलब डिक्रीज होती है। मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल होगा कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में। मैग्नीशियम सल्फेट चूंकि ऊपर है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कैल्शियम सल्फेट की होगी, और मैग्नीशियम सल्फेट से ज्यादा सॉल्युबिलिटी बेरिलियम सल्फेट की होगी। मतलब नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे इस ग्रुप में तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, सिंपल से अगर आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये बातें अपने दिमाग में रख लो। एक होती है लेटिस एंथैल्पी, एक होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब लेटिस एंथैल्पी क्या चीज है? जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनसे जो हीट रिलीज होता है वो होती है लेटिस एंथैल्पी। तो उतना ही हीट फिर दरकार होता है उस कंपाउंड को वापस तोड़ने के लिए उन एलिमेंट्स में। तो हम लेटिस एंथैल्पी को इस तरह से कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो कि एक कंपाउंड को अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, जिस हीट, जिस एंथैल्पी की जरूरत होती है, उसको हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी चीज को डिसॉल्व करना चाहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं NaCl को डिसॉल्व करना चाहता हूं पानी के अंदर, तो इसका मतलब Na और Cl के माबेन जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको मैं तोड़ूंगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, जब जाके Na और Cl के गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स वो जमा होंगे और NaCl हाइड्रेटेड बन जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब जो एनर्जी इस NaCl को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, जो हीट, जो एंथैल्पी इस्तेमाल होगी, उसको हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि बनने के वक्त भी यही रिलीज हुई थी। अब जब जितना बॉन्ड मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी, और जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि किसी चीज को सॉल्युबल करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड मजबूत हो, जिसका पता हम लेटिस एंथैल्पी से लगा सकते हैं, मतलब लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो बॉन्ड मजबूत है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब लेटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर किसी चीज को हम वाटर में डिसॉल्व करें, फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारे साथ एक बीकर, यही NaCl में उठाकर इसमें डिसॉल्व कर लेता हूं। जब सोडियम आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होते हैं या क्लोराइड आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट क्लोरीन के साथ इसकी एफिनिटी की वजह से भी हीट रिलीज होता है, और उस हीट को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब मान लो ये एलिमेंट है, इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल जमा हो रहे हैं। जिस वाटर मॉलिक्यूल की जिस एलिमेंट के साथ एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कशिश होगा, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है। जिस शिद्दत के साथ वाटर मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट्स की तरफ जाती है, उसको पकड़ती है, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है।
इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो उतना ही उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल की एफिनिटी इस एलिमेंट की तरफ, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। सो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी is directly related to the solubility. Hydration enthalpy is directly related to the solubility. Lattice enthalpy is inversely related to the solubility. Lattice enthalpy ज़्यादा होगी तो solubility कम होगी, हाइड्रेशन enthalpy ज़्यादा होगी तो solubility ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोक्साइड के केस में अगर हम नीचे की तरफ आए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम नीचे की तरफ आए तो हम ये पा लेते हैं कि लेटिस एंथैल्पी वो कम होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के निस्बत। लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी के निस्बत कम होती है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड के केस में। और देखो, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो हमें पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, तो फिर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटिस एंथैल्पी से ज्यादा है। सो लेटिस एंथैल्पी कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। दोनों केस में सॉल्युबिलिटी ही ज्यादा होगी नीचे की तरफ। जबकि अगर हम सल्फेट्स की केस में गौर करें तो यह बात वहां पर उल्टा है। वो सल्फेट्स की अपने शेप की वजह से वहां पर लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। यहां पर लेटिस एंथैल्पी, यहां पर ये निशान मैं इस तरह से कर लूंगा इसके लिए, लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। अच्छा, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं कि लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, सॉल्युबिलिटी कम। सो नीचे की तरफ अगर हम इस सल्फेट्स में आएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है जो क्लियर कर सकते हो तुम अपने माइंड में। अब इसमें अब और भी अगर गहराई में हम जाने की कोशिश करें तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी लेवल की बातें नहीं होंगी कि ये लेटिस एंथैल्पी यहाँ पर कम क्यों है, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, और यहाँ पर ये केस रिवर्स क्यों है। तो वो केटाइन की साइज पर मैटर करता है। ठीक है, केटाइन के साइज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर भी सवालात है, वो फिर शेप के ऊपर है, फिर शेप पर भी मैटर करती है। तो वैसे आप लोग तो केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन तो कर नहीं रहे, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर भी अगर किसी को शौक हो जानने के लिए तो फिर पूछ लेना मुझसे, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पर, आपके लेवल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही नॉलेज बहुत ही डीप नॉलेज है। अच्छा, यहाँ तक